आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गृह सज्जा के बारे में। ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और हम इन्हें कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें साज सज्जा की, तो ये क्या होता है जब हम अपने घर को सजाते हैं तो उस समय आपको अपना घर कितना अच्छा लगता है। सजा हुआ घर सबको अच्छा लगता है। हम किसी अवसर पर, किसी जन्मदिन, शादी विवाह पर या फिर कोई भी छोटा फंक्शन होता है तो हम अपने घर को सजाते हैं। जब सजाते हैं तो आप अपना घर देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्लीन लगता है और सब कुछ अपने जगह पे होता है। उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। सब कुछ साफ सफाई के साथ आप जब साज सज्जा करते हैं तो आपका घर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस थोड़े से चीज़ों को आप इधर से उधर बदलाव करते हैं और अपने गुणों का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको और अच्छे से उसको सजा सकते हैं। और जब आप घर की साज सज्जा में वस्तुओं को एक व्यवस्थित क्रम से होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब सारा सामान आप अपने हिसाब से रखते हैं, एक जगह रखते हैं, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है। अगर आप ऐसे ही सामान को इधर उधर फेंक देंगे तो क्या वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो ख़राब भी हो सकता है। सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। आपको और अच्छा लगता है, अपने घर को देखकर खुशी महसूस होती है, अंदर से एक खुशी लगती है और तनाव कम हो जाता है। घर की सजावट उस समय उस घर में रहने वाले सदस्यों में स्वादन स्वानुशासन की प्रवृत्ति का विकास करता है। अगर आप साज सज्जा कर रहे हैं और आप सामान जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रोज रखते हैं, ठीक है, तो जो भी घर के सदस्य हैं वो सामान वहीं रखेंगे, कोई इधर उधर नहीं फेंकेगा। ठीक है, उनमें एक अनुशासन आ जाता है। व्यवस्थित व सजे हुए घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। जब आप रोज साफ सफाई झाड़ू पोछा करते हैं तो जो भी डस्ट होंगे, जो भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या मर जाएंगे, तो उसमें रोग नहीं उत्पन्न होंगे घर में। गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में आध्यात्मिकता का विकास करती है। आप एकांत और स्वच्छ जगह में आपका मन बहुत ही शांत होता है। ठीक है। घर की सजावट को हम दो रूपों में देख सकते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक बाह्य सज्जा और दूसरा है आंतरिक सजावट। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे बाह्य सजावट की, जो होता है बाह्य सजावट के अंतर्गत घर की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई, घर के चारों ओर की साफ सफाई, बागवानी आदि क्षेत्र आते हैं। आंतरिक सजावट के अंतर्गत घर के विभिन्न कमरों, रसोई, स्नानगृह, शयन कक्ष, बैठक, पढ़ने का कक्ष आदि आते हैं। तो बाहरी सजावट में आते हैं हमारा घर की बाहरी दीवारें की रंगाई पोताई, घर के चारों ओर की साफ सफाई, बागवानी के अंतर्गत आते हैं। और आंतरिक में घर के अंदर जो भी कमरे हैं, रसोई घर है, वॉशरूम है, शयन कक्ष है, बैठक है, ये पढ़ने का कक्ष है, ये सारे आते हैं। और इसमें सबसे पहले बात करें सजावट के क्या नियम है। हम सजावट जब करते हैं तो इसके भी एक नियम होता है, नियम के अनुसार ही करना चाहिए। अगर नियम के अनुसार नहीं करेंगे तो हमारा सजावट सही रूप से सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो इसके नियम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला इसका नियम है अनुरूपता। तो ये क्या होता है, किसी कक्ष में सजी सामग्रियों को आपस में समानता दिखाई देना ही अनुरूपता है। यह अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। रेखा, आकार या बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जाती है। रेखा के अनुसार हम अनुरूपता ला सकते हैं, या आकार या बनावट के आधार पर। अगर कोई चीज़ हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके आगे छोटी चीज़ नहीं लगाएंगे। लंबाई देखकर, उसके आकार देखकर उस हिसाब से हमें सजावट करनी चाहिए। फिर आता हमारा दूसरा अनुपात। यह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत
अनुपात है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सज्जा का अनुपात होता है। घर में सजी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच रंग, आकार, बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा न हो कि एक बड़ी मेज के समकक्ष एक छोटा स्टूल रख दे या बड़े बेड पर छोटी चादर डाल दे। अनुपात बहुत ही मायने रखता है जब हम सज्जा करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में, अगर यहाँ पर बड़ा आपका मेज है, तो उसके सामने हम छोटा मेज नहीं रख सकते। वो उसमें अनुपात नज़र नहीं आएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। या फिर बहुत ही डार्क कलर हम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई पेंटिंग भी या कोई सामान भी डार्क कलर लगा रहे हैं, तो उसमें कोई भी अनुपात नहीं लगेगा, उसमें लाइट कलर ही सूट करेगा या लाइट पर्दे अच्छे लगेंगे। तो ये अनुरूपता ही अनुपात ही देखना चाहिए हमें जब साज सज्जा हम करते हैं, अपने घर की सजावट करते हैं। फिर आता है तीसरा संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। मतलब कोई एक केंद्र बिंदु मान लिए, ठीक है, फिर उसके अनुसार हम अपना क्या सजावट करते हैं, उसमें सब संतुलन बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है दबाव या आकर्षण। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर कोई अच्छी सी कोई सौ पीस उसको सामने रख दिया, बाकी उसके पीछे छोटी छोटी चीज़ों को रख दिए, तो इसमें आकर्षक ये वाली चीज़ों पे सबका ध्यान इस पे जाएगा, बाकी इन चीज़ों पे कम जाएगा। फिर आता हमारा पांचवा लय। प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की सज्जा में लय बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है, वो बहुत ही गलत लगता है अगर हम लय को सही प्रकार से यूज़ ना करें। नेक्स्ट है सजावट के साधन। तो जब हम गृह की सजावट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से साधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हमें फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने घर में फर्नीचर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं। इसमें गृह सज्जा का सबसे प्रमुख साधन फर्नीचर है। इसके अंतर्गत मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफ़ा, पलंग आदि आते हैं। आजकल लकड़ी, लोहे, बेत और प्लास्टिक से बने सामान फर्नीचर के रूप में भी अधिक प्रयोग करते हैं। फर्नीचर को घर में स्थान की उपयुक्तता के आधार पर उचित स्थान रखना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा घर छोटा है तो हमें छोटे छोटे मतलब ज़्यादा बड़े साइज़ के फर्नीचर यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा कि वो कम स्थान घेरे और रूम बड़ा लगे, इस टाइप का फर्नीचर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है पर्दे। तो गृह सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का ही सबसे प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। घर में पर्दों का उपयोग एकांतता के लिए किया जाता है। आवश्यकता अनुसार वायु, धूप, ठंड आदि को नियंत्रित करने के लिए भी पर्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम अच्छे पर्दे लगा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वायु को रोक सकते हैं, धूप को रोक सकते हैं और ठंड को रोक सकते हैं जब हम मोटे पर्दे का यूज़ करते हैं। फिर आता हमारा कालीन, दरी, चटाई। कालीन, दरी, चटाई का उपयोग कमरे के फर्श की सज्जा के लिए किया जाता है। ये चीज़ हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाती ही है, साथ ही साथ हमें ठंड और गर्म हवा से भी बचाती है। फर्श पर इसके पीछे रहने से खेल खेल में बच्चों को चोट लगने की आशंका कम हो जाती है। तो इनका रंग भी कमरे की दीवारों, पर्दों, फर्नीचर आदि के ध्यान को मतलब उनको ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। जब कालीन या दरी चटाई बिछाते हैं तो बच्चों के लिए अच्छा होता है कि उन्हें चोट नहीं लगती। और सोफ़े के नीचे हम बिछाते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। और इनका कलर हमें घर की दीवारों, पर्दों के अनुसार ही रखना चाहिए। फिर आता हमारा नेक्स्ट पायदान। आजकल कई प्रकार के पायदान बाजार में उपलब्ध है। जूट, रबर से बने पायदानों का प्रयोग आजकल बहुत हो रहा है। पायदान कमरे के दरवाजे पर रखे जाते हैं। तो जो पायदान होते हैं हर कमरे के दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिससे कि धूल मिट्टी अंदर ना आ सके।
नेक्स्ट है चित्र या पेंटिंग्स। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए उन पर चित्र या पेंटिंग्स लगाए जाते हैं। ये चित्र पेंटिंग्स स्वयं भी तैयार किए जा सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं। जो पेंटिंग्स हम दीवारों पे लगाते हैं हम खुद भी पेंट्स कर सकते हैं या फिर हम बाज़ारों से लाकर घरों में लगा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है रंगोली। कच्चे मकान के फर्श को रंगोली से सजाया जाता है। आजकल पक्के फर्श पर भी आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। तो रंगोली का चलन अगर आपका घर कच्चा है तब भी और या पक्का तब भी आप रंगोली से गृह की सज्जा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फूल पौधे। गमलों में लगे पौधों से भी कक्ष की सुंदरता बढ़ जाती है। मनी प्लांट, कैक्टस, क्रोटन आदि के पौधे कक्ष के वातावरण को प्राकृतिक बनाने में मदद करते हैं। फूलों के गुलदस्ते कक्ष को खुशनुमा बनाते हैं। जो फूल हम लाके सजावट करते हैं, ठीक है, तो उससे भी घर में खुशबू फैलती है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। या आप मनी प्लांट, कैक्टस जैसे पौधों को घर में आप लगा सकते हैं। ये इंडोर प्लांट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है बिजली के उपकरण। आजकल विद्युत चलित सामग्री के सजावट का चलन जोरों पर है। बाजार में ऐसी तमाम चीज़ें हमें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं जो हमारे घर की सुंदरता बढ़ाती है। बिजली के आप बहुत सारे ऐसे सजावटी सामान लाके अपने घर को सजा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं। ये सबका यूज़ करके आप अपने घर को और अच्छे से सजा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन। हमारे घरों में मनोरंजन के साधनों के रूप में टेप, रेडियो, टीवी आदि का प्रयोग किया जाता है। कक्ष में इनका उचित संयोजन कक्ष की सुंदरता बढ़ाती है। हम अपने घर में टीवी लगाकर, टेप रिकॉर्डर लगाकर, रेडियो से भी घर की सजावट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं। पुस्तकें ज्ञानवर्धन के साथ साथ घर की सज्जा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुस्तकों के रख रखाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। समय समय पर इनकी साफ सफाई भी करते रहना चाहिए। दैनिक समाचार पत्रों पत्रिकाओं का प्रयोग मेज पर सजाने के लिए भी किया जाता है। जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होते हैं, आप टेबल पर रख के उसकी सजावट कर सकते हैं। और जो बुक्स होते हैं वो अलग से साइड में दीवारों के साइड में आप उसको अच्छे से लगाकर उसका एक दीवारों पे अच्छा सा उसको लगाकर सजावट कर सकते हैं। लेकिन उसको रोज़ साफ सफाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट है बैठक की सजावट। घर के सबसे महत्वपूर्ण कमरे को बैठक माना जाता है। बैठक हमारे घर में मेहमानों के बैठने का कमरा होता है। इस कक्ष की साज सज्जा हमें विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो हमारा घर होता है उसमें सबसे पहले जो मेहमान आता है वो बैठक में ही आता है। बैठक से ही मेहमान अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आपका घर कैसा है, साफ़ सुथरा है कि नहीं, कैसे सजावट है वो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रूम होता है। बैठक की सजावट की दो शैलियाँ हैं। पहला है हम भारतीय शैली से कर सकते हैं या पाश्चात्य शैली से कर सकते हैं। एक एक के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहले हम जानेंगे भारतीय शैली क्या होती है या परंपरागत शैली है। भारतीय शैली के अनुसार बैठक की सजावट निम्नलिखित तरीके से की जाती है। ये हमारे पारंपरिक शैली है जो चली आ रही है, सभी घर में यही यूज़ होता है। बैठक में एक तख्त या दीवान बिछा रहता है जिस पर एक गद्दा और चादर बिछी रहती है। रूम में दीवान टाइप का होता है, बेड से छोटा, फिर उसमें एक चादर बिछी होती है गद्दे के ऊपर, ठीक है। दीवान पर तख्ते पर आकार के अनुसार 2-3 तकिए मसनद भी रखा होता है। दीवान के ऊपर 2-3 तकिए रख दिए और यहाँ पे साइड में मसनद रखना होता है। बैठक में छोटी मेज के साथ 2 मोड़ा भी रखे जाते हैं। मेज पर फूलदान रखने से सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कि हमारा ये दीवान है तो यहाँ पे 2 मोड़ा रख देते हैं, ठीक है। मेज मेज लगा हो तो उस पर एक फूलदान होता है, ठीक है। कक्ष में पुस्तकों की अलमारी, टीवी, चित्र, लैंप आदि के उचित संयोजन से बैठक को और सुंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। टीवी से, पेंटिंग से, लैंप से
और सभी चीज़ों से, पुस्तकों से आप क्या कर सकते हैं, घर को सजा सकते हैं। बैठक की फर्श को कालीन, दरी, चटाई से आकर्षक रूप दिया जाता है। दरवाजे के पास एक पायदान रखा जाता है। तो ये हमारा पारंपरिक बैठक की सजावट है। अब बात करें पाश्चात्य शैली की, तो ये क्या होता है, अधिक आय वाले लोग इस शैली को अपनाते हैं क्योंकि यह अपेक्षाकृत महंगी शैली है। इसके अनुसार बैठक को निम्नलिखित तरीके से सजाया जा सकता है। तो ये जिनका आमदनी ज़्यादा है, ठीक है, वो लोग इस शैली का यूज़ करते हैं। कमरे में एक या दो सोफे रखे जाते हैं। सोफे पर आकर्षक कवर चढ़ाए जाते हैं। पहले तो हम सोफे रखते हैं, ठीक है, सोफे के ऊपर कवर चढ़ाते हैं। केंद्र में एक टेबल रखी जाती है। फूलदान, लैंप, खिलौने आदि के साथ इसको सजावट की जाती है। यहाँ पे फूल रख दिए, साइड में लैंप रख दिए। फिर इसके बाद आता है हमारा सोफे के अलावा 2-4 कुर्सियां भी रखी जाती हैं। फर्श पर दरी या कालीन बिछाई जाती है। बैठक में 1-2 गमले भी रखे जाते हैं। दीवारों को सुंदर कलाकृतियों से सजाया जाता है और पुस्तकों की अलमारी बैठक की सुंदरता को बढ़ाया देती है। तो पुस्तकों की एक अलग से अलमारी होती है, उसके अंदर पुस्तकों को अच्छे से सजाया जाता है। तो ये है पाश्चात्य शैली। फिर बैठक में टीवी, म्यूजिक सिस्टम भी रखा जाता है। दरवाजे, खिड़कियों पर आकर्षक पर्दे लगाए जाते हैं जिसको देखकर अच्छा लगता है। बैठक की सजावट की यही 2 प्रसिद्ध शैलियाँ। आजकल हम दोनों मिक्स शैलियों का, पाश्चात्य और जो हमारा जो परंपरागत जो शैली होती है, उसको दोनों को मिलाकर यूज़ करते हैं, जिसे हमें कहते हैं मिश्रित शैली, ठीक है, दोनों को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मिश्रित शैली से भी हम उसकी सजावट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कवर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।